हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैसे कंजर्व होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन में क्या होता है कि जो भी एनर्जी है ना तो वो क्रिएट होती है और ना ही वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है। इट मीन्स एनर्जी की फॉर्म जरूर चेंज होती है, एनर्जी की फॉर्म चेंज होती है, बट ना एनर्जी क्रिएट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही आपको दिया हुआ है कि हम क्या पढ़ते हुए कि मतलब कोई भी एनर्जी की फॉर्म चेंज हो जाती है। अगर इस अकॉर्डिंग के अगर हम देखें, इस लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है, एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, बट उसमें जो है एनर्जी की फॉर्मेशन चेंज होती है, बट ना तो एनर्जी क्रिएट होती है और ना ही क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है। तो हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, ठीक है, और फ्रीली वो हाइट से गिर रहा है। एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से गिरना शुरू हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर एक बार वो क्या होगा, रुकेगा, उसके बाद नीचे आके गिरेगा। तो जहाँ पर ये रुक रहा है, यहाँ पर इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और जब यहाँ से ये गिरना शुरू हुआ तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, इट मीन्स mgh, ठीक है। और जब ये गिरना शुरू हुआ तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी, इट मीन्स 1/2 mv², ठीक है। तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है और काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़ीरो है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वेलोसिटी नहीं है। अगर वेलोसिटी है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। फिर जब वो आगे बढ़ा तो उसके अंदर वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गई, इट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होनी शुरू हो गई, इंक्रीज होनी शुरू हो गई, ठीक है। तो उसके बाद काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज हुई तो वहाँ पर नीचे आते आते यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी का mgh, और जब ये गिरना शुरू हुआ इसके अंदर वेलोसिटी आई तो उसके अंदर क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स हमने क्या देखा, क्या चेंज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हुई, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अगर हम सम ऑफ कर दें दोनों को, यहाँ पर जब था पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी थी, अब इन दोनों को अगर प्लस कर दे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, निश्चित होती है, कभी भी चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी प्लस 1/2 mv² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया हमारा, अगर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड कर देते हैं तो वो किसके इज इक्वल होती है, मैकेनिकल एनर्जी के इज इक्वल होती है। वी विल फाइंड द ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट द डिक्रीजिंग इन पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथ अपीयर एज ए इक्वल अमाउंट ऑफ द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो हमने ये चीज़ देखा ना, देयर इज द कॉन्टिन्यू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर था उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, जब वो आगे उसकी वेलोसिटी बढ़ी तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है, फॉर्म चेंज हो गई यहाँ पर। और जब वो ग्राउंड पे आकर गिर गई तो वो क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास रेट ऑफ डूइंग वर्क। डू ऑल द वर्क एट द सेम रेट, डू ऑल मशीन कंज्यूम एंड ट्रांसफर एनर्जी एट द सेम रेट, agent the transfer energy to the work at the different rate. Let us understand this form of activity. क्या आपको पता है कि हर एक मशीन एक जैसा काम करती है, एक बराबर काम करती है, हर एक एनर्जी सेम एनर्जी कंज्यूम करती है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक एक्टिविटी देख लेते हैं हम, एक्टिविटी 11.16। कंसिडर 2 चिल्ड्रन से A एंड B, दो चिल्ड्रन है हमारे पास, एक A और एक B, ठीक है, दोनों का वेट सेम है। बोथ क्लाइम अप ए रॉप सेपरेटली, दोनों रस्सी कूद रहे हैं अलग अलग अपना, ठीक है, और दोनों की हाइट जो है लगभग क्या है, 8 मीटर है। लेट अस से 8 टेक 15 सेकेंड वाइल बी टेक 20 सेकेंड टू अकम्प्लिश द टास्क। उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए, जो A था उसने 15 सेकेंड लिए और B था उसने 20 सेकेंड लिए, ठीक है। तो व्हाट इज वर्क डन बाय, तो दोनों के द्वारा कैसे वर्क किया गया, कितना वर्क किया गया, ठीक है। तो द वर्क डन द सेम, however A has taken less time than B to do work। तो A ने क्या किया, कम टाइम लिया B से काम करने में। Who has done more work, तो किसने ज़्यादा काम किया,
एंड गिव ए टाइम से इन 1 सेकेंड, अगर 1 सेकेंड हम टाइम को लें तो, ठीक है। तो आपको पता है ए स्ट्रॉन्गर पर्सन में टू क्रिएट वर्क इज रिलेटिविटी लेस टाइम। जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा वो ऐसा होगा कि वो कम टाइम में ज़्यादा काम कर लेगा। ए मोर पावरफुल व्हीकल, अगर हम व्हीकल में ले लेते हैं, अगर हम जर्नी देख लेते हैं, अगर हम स्ट्रॉन्ग व्हीकल से जाते हैं तो वो जल्दी जर्नी कवर कर लेती है। अगर हम वीक व्हीकल से जाते हैं तो जर्नी क्या होती है, कम कवर होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो आप मोटर बाइक और मोटर कार। मोटर बाइक और मोटर कार में जो स्ट्रॉन्ग है उससे हम ज़्यादा डिस्टेंस और कम समय में तय कर लेंगे, और जो वीक है जो उससे क्या होगा, डिस्टेंस कम तय होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे ही हम ले लेते हैं ट्रेन से हम कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं, क्या हम बाइक से उससे पहुंच सकते हैं। तो मतलब जिसकी जितनी पावर होती है, पावर, ठीक है, जिसकी जितनी पावर होती है वो उतना ही वर्क कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनको क्लासीफाई करते हैं बेसिस ऑफ देयर वर्क पे। पावर मेजर द स्पीड ऑफ द वर्क डन। पावर क्या होती है, वर्क डन पे डिपेंड करती है, दैट इज हाउ फास्ट और स्लो वर्क इन डन, कैसे तेज काम किया और कम किया। पावर इज डिफाइंड एट द रेट ऑफ डूइंग वर्क टू द रेट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी। पावर जो होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना काम किया और कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में जो हुई फॉर्म्ड हुई। तो हम वर्क को W ले लेते हैं, टाइम को T ले लेते हैं, तो हम पावर को कैसे डिनोट करते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। इट मीन्स P इज इक्वल टू W अपॉन T। द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। जो पावर की यूनिट होती है, वर्क की यूनिट हमने क्या देखी थी, जूल थी। एनर्जी की यूनिट क्या थी, जूल थी। पावर की एनर्जी क्या होती है, वॉट। ये किसके नाम पे रखा गया है, इसके जो ऑनर थे जेम्स वॉट, उनके नाम पर रखा गया था, ठीक है। उनके नाम पे, जिनका नाम था जेम्स वॉट, तो वहाँ से हमने वॉट ले लिया था, ठीक, मतलब वॉट रख दिया गया था। और इसका सिंबल था वो क्या था, W, ठीक है। तो 1 वॉट इज द पावर ऑफ एन एजेंट। किसी भी एजेंट का 1 वॉट क्या है, पावर है, विच डूइंग द वर्क रेट ऑफ द 1 जूल पर सेकेंड। मीन्स यहाँ पर आप देख रहे हो ना, यहाँ पर कि पावर क्या है, 1 वॉट है, ठीक है, और वो कितना वर्क कर रहा है, 1 जूल और पर सेकेंड, ठीक है। समझ रहे हो ना इस बात को। इस फॉर्मूले में हमने क्या की है, सबकी यूनिट पुट कर दी है। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन सेकेंड। इसको जाउल भी बोलते हैं, जूल भी बोलते हैं, कई लोग जाउल बोलते हैं, कई लोग जूल बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट, अगर ये जो पावर होती है हमारी, ये किलो वॉट में एक्सप्रेस की जाती है ज़्यादातर, लार्ज यूनिट, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर होती है तो उसको हम वॉट में लिखने में बहुत बड़ी यूनिट को हमको लिखना पड़ेगा, इसलिए इसको किलो वॉट में चेंज कर दिया जाता है। तो इसकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए कि 1 किलो वॉट इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 वॉट, ठीक है। या हम लिख सकते हैं 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड, ठीक है, जूल पर सेकेंड। द पावर ऑफ एन एजेंट में वेरी विथ टाइम। क्या होती है, पावर हर जगह अलग अलग होती है, वेरी होती है अलग अलग। दिस मीन्स दैट द एजेंट में बी डूइंग वर्क एट द डिफरेंट रेट। इसका मतलब जो एजेंट है वो अलग अलग रेट पे काम कर रहा है। देयरफॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ द एवरेज पावर इज यूजफुल। वी ऑब्टेंड एवरेज पावर बाय डिवाइडिंग द टोटल एनर्जी कंज्यूम द टोटल टाइम टेकन। तो जो पावर का कॉन्सेप्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है और कितना काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स हैं, ये मैं आपको एक साथ सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। आज हमने इसके सारे बस टॉपिक पहले ख़त्म करने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कमर्शियल यूनिट, ये भी इंपॉर्टेंट है। द यूनिट ऑफ द जूल इज टू स्मॉलर एंड हैंस इज द इनकन्वीनियंस टू द एक्सप्रेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ द एनर्जी। जो जूल है वो क्या होती है, एक छोटी यूनिट है, ठीक है। अगर हम इसे लार्ज क्वांटिटी में कन्वर्ट करना हो तो इसकी बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी, इसको इसीलिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसको किस में डिनोट करते हैं, किलोवाट पर आवर्स में, किलोवाट आवर्स में। व्हाट इज 1 किलोवाट आवर्स, क्या होता है हम देखते हैं इसको। लेट अस से वी हैव अ मशीन, हमारे पास मशीन है दैट यूज 1000 जूल ऑफ एनर्जी, जो कि 1000 जूल एनर्जी जो है कंज्यूम करती है हर सेकेंड, ठीक है। इफ़ द मशीन यूज कंटिन्यूसली और 1 आवर, अगर उसने 1 घंटा यही एनर्जी कंज्यूम किया तो इट विल कंज्यूम 1 किलोवाट
आवर्स ऑफ द एनर्जी। इट मीन्स क्या हो जाएगा 1001 किलोवाट आवर्स, मतलब 1 घंटे में उसने 1 किलोवाट आवर्स एनर्जी कंज्यूम की। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 किलोवाट इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर्स। अगर हम इसको जूल में देखें तो 1000 किलोवाट मीन्स 1000 वाट, और आवर्स को अगर सेकंड में चेंज करना है 3600 सेकंड। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है इसको तो चेंज कर दोगे 3.6 आपने मैथ्स में पढ़ा होगा इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसकी यूनिट क्या हो गई, छोटी हो गई अगर किलोवाट आवर्स में हमने देखी तो, ठीक है। तो द एनर्जी यूज द हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज एंड द कमर्शियल, अगर हम इंडस्ट्रीज में देखें या हाउस होल्ड में देखें या कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में देखें तो ये सब किस में की जाती है, किलोवाट आवर्स में। फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो एक मंथ में जो यूज़ की जाती है उसकी यूनिट भी क्या होती है, किलोवाट्स और में चेंज जो है कंज्यूम की जाती है, मीन देखी जाती है, ठीक है। तो आप इसके लिए एक एक्टिविटी कर सकते हो कि आपके घर में जो मीटर लगा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मीटर सभी के घरों में लगा होता है, तो इलेक्ट्रिक मीटर आप देखो वहाँ पर एक बार मॉर्निंग 6:30 जो है आप उसकी यूनिट नोट कर लो, और फिर इवनिंग में 6:30 उसकी यूनिट नोट करो, और उसके बाद फिर देखो कि एक दिन में आपने कितनी एनर्जी जो है कंज्यूम की, ठीक है। फिर यही डिटेल पूरे मंथ की निकालो तो आप देखोगे कि आपने कितना इलेक्ट्रिसिटी जो है कंज्यूम की है, 1 घंटे में आपने कितनी कंज्यूम की है, पर डे के हिसाब से कितनी कंज्यूम की है, तो आपको थोड़ा सा यूनिट्स निकालना आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। आई होप आपको समझ आ गया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलना। और इसके न्यूमेरिकल्स रहते हैं वो मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।